उसको जनाब एक तरह का सडन पेन स्टार्ट होती है, जो कि जनाब उसकी बैक की तरफ रेडिएट करती है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ जी जनाब, वहां पर उसका एक तरह का डायग्नोज करने के ऊपर, सॉरी, वहां पर पालपेट करने के ऊपर पता चला कि उसका एक तरह का पल्स्टाइल एब्डोमिनल मास है उसकी अम्बिलिकस के पीछे। पल्स्टाइल एब्डोमिनल मास बिहाइंड द अम्बिलिकस। तो वो ये पूछ सकता है कि हाँ जी या व्हाट इज योर डायग्नोज। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये जो हमारा डायग्नोज है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है और सडन हुआ है, हमने कहना रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, नंबर वन। अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछता है कि हाँ जी जनाब व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यू विल डू, तो आपने कहना है अल्ट्रासाउंड। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछता है विच वन इज द मोस्ट डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन यू विल डू, तो आपने कहना है सीटी स्कैन। ठीक है, तीन एमसीक्यूज आपके कवर हो रहे हैं इसके अंदर से, तीन एमसीक्यूज। तो ये आपने कहना है, ये तीन एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ इसका, और ये लाजमी पूछे जाते हैं तकरीबन हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है एब्डोमिनल एओर्टा का। ठीक हो गया जी। अच्छा, हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, शाबाश। एक पेशेंट होता है जिसको हम कहते हैं मतलब के मेजेंटेरिक इन्फेक्शन का, आप ये मतलब के क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करोगे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक तरह का ये हार्ट है, ये पंप ही नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये हार्ट है, ये पंप ही नहीं कर रहा, मुझे ये बताएं कि इधर से जो ब्लड होगा वो इसको मिलेगा, इंटेस्टाइन को मिलेगा? ये बता दे मुझे, इंटेस्टाइन को ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आपका इंटेस्टाइन को ब्लड नहीं मिलता, अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप खाना खाते हो तो उस वक्त वो खाने को हजम करने के लिए आपको ब्लड तो चाहिए होता है। ठीक हो गया, यानी कि आपको पूरे का पूरा जो काम कर रहा होता है वो ऑर्गन, वो कौन होता है? वो जनाब आपकी इंटेस्टाइन होती है मेन। स्टोमक तो स्टोर करता है, लेकिन मेन जो आपका डाइजेशन का काम करता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अगर आपने फिजियो के अंदर थोड़ा बहुत सोचा हो कि स्टोमक का काम तो सिर्फ स्टोर करना है, भाई मेन जो तोड़ फोड़ का काम करना, मेन जो एब्जॉर्प्शन का काम करना, सही खुराक का काम जो करता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। मैदा ना भी हो तो बंदा जिंदा रह लेता है, ये बात लिख लें। अगर किसी बंदे के अंदर स्टोमक नहीं है तो बंदा जिंदा रह सकता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मेन काम तो ये कर रही है। ठीक है, अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का हार्ट से तरह पंप नहीं कर रहा, ठीक हो गया, ब्लड इधर नहीं आया, तो जब इधर ब्लड नहीं आ रहा, तो अब मुझे ये बताना है कि जब वो खाना खाएगा, ठीक हो गया, जब वो खाना खाएगा, तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि उसको फिर एक तरह के ये जो इंटेस्टाइन है उसको ब्लड ज्यादा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। और जब ब्लड वो नहीं मिल सकेगा, ठीक हो गया, तो जब आपके किसी आदमी को ब्लड नहीं मिलता, हम उसको स्कीमिया कहते हैं कि नहीं कहते? शाबाश, ये बता दे मुझे, हम उसको स्कीमिया कहते हैं कि नहीं कहते? उसको हम स्कीमिया कहते हैं। ठीक हो गया, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये किसका है, एक तरह का मतलब कि इंटेस्टाइन है, इसको हम कहेंगे मेजेंटेरिक स्कीमिया। क्या हम कहेंगे? एक तरह का मेजेंटेरिक स्कीमिया। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के अंदर पता क्या आता है? एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट। एट्रियल फिब्रिलेशन का वो पेशेंट होता है जिसका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा होता, वो पेशेंट जिसके अंदर एटिया से इतना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। तो आप अगर क्वेश्चन के अंदर पता कैसे आता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, वो जनाब उसको एट्रियल फिब्रिलेशन थी, वो जनाब प्रेजेंट करता है जिसको पोस्ट प्रेंडियल पेन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइन जो है, ये हजारों की लाइन है जो अभी मैं बोल रहा हूँ। पोस्ट प्रेंडियल पेन, पोस्ट प्रेंडियल पेन वो होती है जो कि खाने के बाद होती है। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, उसको जनाब एट्रियल फिब्रिलेशन पहले थी और अब जनाब उसको खाना खाने के बाद या पोस्ट प्रेंडियल पेन है और उसके बाद जनाब उसको स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, तो उसको क्या है? आपने कहना भाईजान उसको मेजेंटेरिक स्कीमिया है। आपने क्या कहना? एक तरह का मेजेंटेरिक स्कीमिया है। या आप ये कह सकते हो मेजेंटेरिक स्कीमिया है, या आप ये कह सकते हो उसको स्कीमिया कोलाइटिस है, या आप क्या कहोगे उसको? क्या एक तरह का स्कीमिया कोलाइटिस है। ठीक होगा, तो ये दो बातें आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अगर तो सडन ऑनसेट हो, अगर तो सडन ऑनसेट हो क्वेश्चन के अंदर, पता क्या सडन ऑनसेट है, एक बंदा उसको सडन पेन हुई है, ठीक हो गया, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, आपने पता क्या कहना है? आपने कहना उसको स्कीमिया कोलाइटिस है। अगर एक पेशेंट उसको सडन पेन नहीं हुई, उसको खाना खाने के बाद पेन होती है, खाना खाने के बाद पेन होती है, और उसके बाद वो कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट, तो आपने कहना मेसेंटेरिक स्कीमिया है। ये क्वेश्चन आपके साथ साथ मैं लिखवा रहा हूँ, ये प्लीज लिख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे ख्याल से आपके एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर से 3 क्वेश्चन मैंने बताए, मेसेंटेरिक स्कीमिया वाला एक क्वेश्चन 4 हो गया, स्कीमिया कोलाइटिस वाला 5 होगा। सिर्फ और सिर्फ इस ये वाली जो स्पेस है इसके अंदर से मैंने 5 एमसीक्यूज आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो बंदा आगे पूछ सकता है। ठीक हो गया, आगे देखें जी। फॉर एग्जाम्पल कि आगे क्या हो सकता है? अगर किसी बंदे को ड्यूडिनल अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है, तो उसकी यहाँ पर पेन होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन पता क्या आता है?
ड्यूडेनल अल्सर की पेन क्या होती है, हम कैसे पता चलेगा कि हाँ जी जनाब ये ड्यूडेनल अल्सर है? तो देखें, हमेशा हमेशा क्वेश्चन के अंदर ये आता है कि एक बंदा है जिसको सीवियर अब्डोमिनल पेन है और जनाब पेन जो है वो 3 से 4 घंटे खाने के बाद हुई है। खाने के बाद अगर पेन हो रही होगी ना तो वो ड्यूडेनल अल्सर की पेन होगी। मेरी बात को गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर पेन खाने के बाद होती है तो वो कौन सी होगी? आपके ड्यूडेनल अल्सर की होगी। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, उसको जनाब सीवियर अब्डोमिनल पेन है जिसको खाना खाने के बाद जनाब हुई है, तो आपने क्या कहना है? एक तरह का ये क्या है? एक तरह की ड्यूडेनल अल्सर है। दूसरा क्वेश्चन के अंदर पता क्या आता है? एक बंदा है उसको रात के इतने ज्यादा पेन हुई, वो रात को सोया हुआ था और वो पेन से उठ गया, तो फिर भी क्या है? वो ड्यूडेनल अल्सर है। ड्यूडेनल अल्सर की पेन दो जगहों पर होती है। कहां पर? आपने कहना है खाना खाने के बाद, नंबर वन। दूसरा पता आपने क्या कहना है? दूसरा आपने कहना है कि उसको पेन जो होगी वो आधी रात को होगी, ठीक है, यानी कि इतनी पेन होगी कि वो पेड़ से उठ जाएगा। तो आपने कहना है ये ड्यूडेनल अल्सर की पेन है, ठीक है। अगर खाना खाने के बाद और उसके बाद रात को इतनी पेन हो कि बंदा उठ जाए तो उसको आपने कहना है एक तरह का ड्यूडेनल अल्सर। तो मेरे ख्याल में अब सारी चीजें यहाँ पर कवर हो गई हैं। अब हम आते हैं जनाब ये राइट लंबर वाले रीजन पर कि राइट लंबर रीजन क्या होता है, ठीक है। राइट लंबर रीजन को हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। देखिए जी, जो आप लोगों का राइट लंबर रीजन है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है? आपका किडनी होता है। क्या होता है? आपके एक तरह का किडनी होता है। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है, यहाँ पर जब आप लोगों का एक तरह का इस तरह ये किडनी आ रहा है, यहाँ पर किडनी है, यहाँ पर किडनी है, ठीक हो गया। तो अगर किसी बंदे को किडनी की अगर एक तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक हो, या किडनी का स्टोन हो जाता है, तो उसको राइट लंबर रीजन पर पेन होगी कि नहीं होगी? शाबाश, ये बताइएगा जी। हाँ जी, उसको राइट लंबर रीजन पर पेन हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो आपने पता क्या कहना है? होगी। आपने कहना है किडनी का मसला जो भी होगा राइट लंबर को दिखाया जाएगा। डॉक्टर पता क्या कहते हैं? डॉक्टर लंबर वाले हिस्से वाला जो होता है ना, यानी कि किडनी वाले हिस्से पर, वहां पर आराम से एक तरह का हाथ मारते हैं या एक तरह का टच करते हैं। वो कहते हैं हाँ जी जनाब यहाँ पेन है, हाँ जी जनाब यहाँ पर। वो कहता किडनी का मसला है भाईजान, ठीक हो गया। तो कभी भी अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि राइट लंबर या लेफ्ट लंबर दोनों तरफ किडनी आ रही है ना, ऐसे ही है ना, तो आपने क्या कहना है? राइट लंबर और लेफ्ट लंबर दोनों वाले हिस्से पर क्या होगा? एक तरह का किडनी का मसला होगा। क्या किडनी का मसला हो सकता है? और भाईजान किडनी स्टोन हो सकता है, नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, ठीक होगा, नंबर वन। नंबर टू, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। नंबर थर्ड, पेरीनेफ्रिक अब्सेस हो सकता है, पेरीनेफ्रिक अब्सेस हो सकता है, यानी कि अगर अब्सेस वगैरह बन गई है। ये आपने इधर भी लगाना ये। अच्छा, ये सिर्फ हम राइट साइड पर लिखेंगे या लेफ्ट साइड पर लिखेंगे? हाँ जी, ये हम राइट साइड पर लिखेंगे या लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, ये बताइएगा मुझे। यानी कि जो अभी मैंने दोनों साइड्स पर लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी ने मोबाइल यानी कि किसी ने मोबाइल वगैरह सेल किया और लिया और नया, तो वो जनाब लिख सकता है, वरना कोई वाला ये हिसाब नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होगा? एक तरह का ये दोनों साइड्स पर लिखेंगे हम। अच्छा जी, उसके बाद मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर यार कोई सीन ऐसा भी पढ़ते हैं जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे जा रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यूडिनम, एक होता है जूजिनम, एक होता है इलियम, ठीक है, एक होता है आपका इलियम। यहाँ पर जनाब आपकी एक तरह की अपेंडिक्स फ्री हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पर जनाब आपका जो सीकम होता है वो जनाब इस तरह एक तरह का कोलन, यानी कि कोलन बना रहा होता है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो रही होती है। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है कि नहीं आ रही? शाबाश, ये बताइएगा जी, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर आ रही है? ये देखें ऐसे, ये देखें ऐसे। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग कोलन। क्या कहेंगे? एक तरह का असेंडिंग कोलन। तो राइट साइड पर अगर पेन होगी तो वो किस वजह से होगी? असेंडिंग कोलन की वजह से हो सकती है राइट लंबर रीजन पर। और दूसरा किस वजह से हो सकती है? किडनी की वजह से हो सकती है। अच्छा जी, ये वाला जो होता है इसको तो हम कहते होते हैं जनाब, ये होता है आपका एक तरह का ट्रांसवर्स कोलन। क्या होता है? एक तरह का ट्रांसवर्स कोलन कहते होते हैं। और ये वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का डिसेंडिंग कोलन, ठीक हो गया, यानी कि ये कोलन का नाम है। और ये जो इस तरह जो नीचे की तरफ जाता है इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का ट्रांस यानी कि एक तरह का सिग्मोइड कॉलन, ठीक हो गया। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, अगर ये राइट लंबर रीजन पर पेन हो रही है या लेफ्ट लंबर रीजन पर पेन हो रही है, एक चीजें तो आपकी मोस्टली 100% इन्वॉल्व है, वो कौन सी है? और भाईजान आपका किडनी। दूसरा क्या है? आपका अगर राइट साइड है तो आपका असेंडिंग कोलन, अगर लेफ्ट साइड है तो आपका क्या? एक तरह का डिसेंडिंग कोलन, ठीक होगा जी। डिसेंडिंग कोलन की इन्फ्लामेशन हो सकती है, डिसेंडिंग कोलन की वजह से कोई इश्यू हो सकता है, राइट साइड का कैंसर हो गया, लेफ्ट साइड का कैंसर होगा कोलन का, इस वजह से हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, देखें जी, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऐसा है जिसको हम देखते हैं एक तरह का राइट इलियक फोसा, इसको हम कहते होते हैं राइट इलियक फोसा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, राइट इलियक फोसा होता है।
देखें, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश, ये कंसेप्ट आप लोगों के इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर राइट इलियक फोसा जो है ना, यहाँ पर आपकी क्या होती है, एक तरह की अपेंडिक्स होती है, होती है एक तरह की अपेंडिक्स होती है, ठीक होगा, जो कि हर दूसरे बंदे की निकली हुई है बेचारे की, ठीक हो गया। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हम कहते हैं ना उसको अपेंडिसाइटिस हो गया, क्या कहते हैं, एक तरह का अपेंडिसाइटिस हो गया, तो अगर किसी बंदे को अपेंडिसाइटिस हो जाएगा तो उसकी पेन राइट इलियक फोसा में होगी कि नहीं होगी, राइट इलियक फोसा में। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की अपेंडिक्स निकली होगी ना, तो वो गौर करे एक कि उस बेचारे की जो पेन होती होगी वो यहाँ से यहाँ पर हो रही होती है, ये राइट इलियक फोसा में हो रही होगी, ठीक हो गया। तो एक तो हो गया अपेंडिक्स है, क्योंकि अगर अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो अपेंडिसाइटिस जो होगा उसकी वजह से होगा एक तरह का राइट इलियक फोसा में पेन होगी। दूसरा पता क्या होता है, यहाँ पर आपके एमसीक्यूज में कवर करवाने जो आप लोगों को पता हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा है ना, एक पेशेंट है जो कि जनाब प्रेजेंट करता है, उसको जनाब फीवर है, उसको जनाब नोजिया है और उसको राइट इलियक फोसा पर पेन है, तो आपने कहना है कि वो क्या है, आपका अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। आपने कहना है एक तरह का उसको अपेंडिसाइटिस है। नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यहाँ इस रीजन पर हम तकरीबन इंशाल्लाह 5 to 6 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपके, जैसे हमने यहाँ पर किया, हमने हर रीजन पर आपके एमसीक्यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। अब देखें, दूसरी जगह आपने गौर करनी है कि देखें फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल होती है ना, फीमेल का इस तरह का हिसाब होता है कि ये जनाब एक तरह का ओवरी, ये इस तरह का फ्लोपियन ट्यूब, ये जनाब इस तरह का जनाब ओवरी, और इस तरह जनाब आपके कहते हैं एक तरह का फ्लोपियन ट्यूब होता है, ठीक होगा। ये जनाब एक तरह का मतलब कि ये पूरे का पूरा फीमेल जेनिटल ट्रैक भी आ रहा होता है। तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर ओवरी भी आती है राइट इलियक फोसा में, लेफ्ट इलियक फोसा में भी ओवरी आती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये फ्लोपियन ट्यूब भी आ रही है, क्या हो रहा है, राइट इलियक फोसा में क्या आपकी फ्लोपियन ट्यूब भी आ रही है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने ना गौर करनी है, ठीक हो गया। एक फीमेल, अगर वो पता क्या कहते हैं, एक फीमेल थी, वो जनाब, ये क्वेश्चन बहुत बार आया और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बंदा बहुत कंफ्यूज होता है, यकीन करें। मेरे जब मॉक टेस्ट मैंने किया था, मेरे मॉक टेस्ट मतलब कि जब मेरा एनएलई का एग्जाम था, मैंने मॉक टेस्ट किया, तो मॉक टेस्ट के अंदर से मेरे 188 मार्क्स है 200 में से। उसमें से एक एमसीक्यूज, जो 12 एमसीक्यूज मेरे गलत हुए, तो उसमें से एक एमसीक्यूज मेरा गलत हुआ था। मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करूंगा, ठीक हो गया। और वो एमसीक्यूज आपका इसी के अंदर थोड़ा सा मिलता जुलता था, यकीन करें वो भी डिफरेंशिएट होगा, हालांकि मुझे पता, मतलब कि ये चीजों का पता था, फिर भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपने उन चीजों के ऊपर गौर करना है कि जो मैंने गलती की वो आप लोग ना गलती करें, ठीक है। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर क्वेश्चन मोस्टली कैसे आ जाता है, या जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा है ना कि एक फीमेल है, वो जनाब नॉर्मल उसका मेंस्ट्रुएशन था, लेकिन अब 2 मंथ से वो जनाब एमेनोरी कंडीशन में, एमेनोरी कंडीशन वो होती है जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। और जब किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तो सबसे पहले उसको अपने माइंड में क्या आना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी हो सकती है, क्या हो सकती है, एक तरह की प्रेगनेंसी हो सकती है, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, ठीक हो गया, एक तरह का प्रेगनेंसी हो सकती है। अब दूसरी बात, कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि एक फीमेल है, उसको जनाब 2 मंथ से वो एमेनोरिक है, ठीक है, 2 मंथ से वो एमेनोरिक है, ठीक हो गया। और उसके बाद उसको राइट इलियक फोसा पर पेन है, राइट इलियक फोसा पर पेन है, और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो जनाब कम हो गया है। तो आपने पता क्या कहना है, जब अगर तो फॉर एग्जाम्पल इतनी ब्लड प्रेशर कम ना हो, ये बात ना लिखी हो, तो आपने कहना एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्या आपने पहला क्या कहना, एक तरह का एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी आपने एक तरह का बस इतना याद कर लें सिर्फ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। आपने क्या कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर आता है फीमेल है, वो 2 मंथ से एमेनोरिक है, यानी कि 2 मंथ से उसको पीरियड्स नहीं हुए, और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब उसके राइट इलियक फोसा पर पेन है, तो आपने कहना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आंखें बंद करके कहना है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है कि एक 2 मंथ से एक फीमेल है जो कि एमेनोरिक है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है और वो हाइपोटेंसिव है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, आपने आंसर के अंदर लगाना रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक होगा, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक होगा। नंबर 2, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह आता है, एक फीमेल है, ठीक हो गया, एक फीमेल है, वो जनाब 27 ईयर ओल्ड है, उसका बीटा एचसीजी पॉजिटिव है, बीटा एचसीजी पॉजिटिव है। बीटा एचसीजी जिस फीमेल के अंदर पॉजिटिव होता है, 99% ये चांस होते हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है,
ठीक है, कुछ कैंसर के चांसेस होते हैं तब भी ये पॉजिटिव होता है, लेकिन जब ऐसा हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहे कि एक यंग लेडी है, वो जनाब आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है और उसको बीटा एचसीजी उसका पॉजिटिव है, तो आप क्या बताओगे? शाबाशी बताइएगा, उसको आपने क्या बताना है? हाँ जी, आप क्या बता सकते हो भाईजान? उसको आप कहोगे कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आपने क्या बताना? उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि हाँ जी जनाब एक फीमेल है, वो जनाब मतलब कि यंग लेडी है, उसका बीटा एचसीजी पॉजिटिव है, उसको जनाब हाइपोटेंसिव है और उसके बाद उसको राइट इलियक फोसा पर पेन है, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब कि कोई भी फीमेल जिसमें जनाब प्रेगनेंसी शो हो, ठीक हो गया, और उसके बाद राइट इलियक फोसा पर पेन हो, अगर तो ब्लड प्रेशर लो नहीं है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक होगा जी। अब हम आगे 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 देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या हिसाब होता है। आगे जो मेन आप लोगों को पता है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यार ये ओवरी जो है, अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, फिर भी तो कुछ इशू, एक तरह का इशू बन सकता है। या फिर फॉर एग्जांपल एक तरह का जो फ्लोपियन ट्यूब है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको भी कहते हैं, हम क्या कहेंगे, एक तरह का साल्पेंजाइटिस। अगर फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का साल्पेंजाइटिस कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पता कैसे आता है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक तरह का एक फीमेल है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है, और जनाब हम वहां पर एक तरह का मोबाइल मास देखते हैं। राइट इलियक फोसा पर अगर क्वेश्चन है कि हम एक मोबाइल मास देखते हैं, आप लोगों ने कहना है कि वो क्या है, एक तरह का ओवेरियन मास या ओवेरियन अब्सेस। ओवेरियन मास या ओवेरियन अब्सेस, ये भी एमसीक्यू है। देखिए हम यहाँ से कितने एमसीक्यूज आपके डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर कोई बताए, एक क्वेश्चन के अंदर आता है कि हाँ जी जनाब एक मेल है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? शाबाश। हाँ जी जनाब, एक मेल है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है और उसके बाद जनाब ओके, मेरी बात को गौर करें, देखें, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि एक मेल है, ठीक हो गया, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है, ठीक हो गया, और उसके बाद वो कह देते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो आप क्या लगाओगे? इसका आंसर क्या होना चाहिए? अपेंडिक्स, वेरी गुड शेरोज, ठीक है। मेन रप्चर, ओ भाई रप्चर कहाँ ठोक रहे हो? रप्चर आपने तब लगाना है जब फॉर एग्जांपल फीमेल हो, फीमेल अपेंडिक्स फीमेल के अंदर होती है, मेल के अंदर सॉरी जो आपका फीमेल के अंदर ओवरी है, मेल के अंदर यहाँ पर ओवरी वाला सीन नहीं है। जब भी मेल की बात आएगी आपने अपेंडिसाइटिस लगाना है, अगर फीमेल की बात होगी तो फिर आपने कंफ्यूज होना है। ठीक हो गया। रप्चर का जो साइन होगा वो जनाब आपने दूसरी तरफ जाना है। बिल्कुल, वेरी गुड इरफान, जो पेरिटोनाइटिस के साइन होते हैं आपके रप्चर में बिल्कुल होते हैं, रीबाउंड टेंडरनेस होती है उसके अंदर, उसके बाद अब्डोमिनल मूवमेंट्स नहीं होती आपकी, पूरी का पूरा जो होता है वो एक तरह का आप ये कह सकते हो कि अब्डोमिनल गैसेस का लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। तो वो हम पेरिटोनाइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी कई कॉम्प्लिकेशंस है, पेंडिसाइटिस एक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रप्चर्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, कई कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होप्स आप लोगों को ये समझ आ गई। अच्छा जी, मुझे अब आप लोगों ने सालपेंजाइटिस के बारे में सिर्फ और सिर्फ सर उमेर बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आपके फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन होगी तो वो जनाब हम इसको क्या कहते हैं, एक तरह का सालपेंजाइटिस कहते हैं। लेकिन सालपेंजाइटिस के अंदर से एमसीयूज नहीं आता मेनली, ओवेरियन ऑब्सेस या ओवेरियन मास से आता है। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो कि हाँ जी जनाब हम देखते हैं राइट इलियक फोसा पर एक मास है, ठीक हो गया, मोबाइल मास है, फिर आपने ओवेरियन मास की तरफ आना या ओवेरियन ऑब्सेस की तरफ आना है, ये तीन एमसीक्यूज यहाँ से कवर हो रहे हैं। अब हम आते हैं जनाब आपकी लेफ्ट साइड पर, मुझे बताना है कि लेफ्ट साइड पर अपेंडिक्स होती है? शाबाश, लेफ्ट साइड पर अपेंडिक्स होती है? भाईजान लेफ्ट साइड पर अपेंडिक्स नहीं होती। ठीक हो गया। तो लेफ्ट साइड पर क्या होगा? लेफ्ट साइड पर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ओवरी की इन्फ्लामेशन हो सकती है, फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वही सारी बातें आपने जो मैंने कही वही हो सकती है। ठीक है, तो मेल के अंदर तो अपेंडिक्स वाला कोई बात सीन ही नहीं है। ठीक है, तो और उसके बाद लेफ्ट साइड पर क्या होगा? लेफ्ट साइड पर आपने कहना है कि सिग्मोइड कोलन आ सकता है, इस तरह है। ये क्या होता है? आपका एक तरह का सिग्मोइड कोलन आ गया, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया। अब हम आते हैं आगे, आगे देखते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट है। आगे जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में से किसी बंदे को कोई क्वेश्चन हो तो बंदा एक मिनट रुकिएगा यार प्लीज।
अच्छा जी, तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन का पता होना चाहिए। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में यार आप खुद देखो कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। यहाँ पर आता है आपका ब्लैडर, क्या होता है आपका एक तरह का यूरिनरी ब्लैडर। और जब आपके यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होती है उसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस। क्या कहते हैं आपका एक तरह का सिस्टाइटिस कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा जी, प्रोस्टेट ग्लैंड किसके अंदर आएगा? मेल के अंदर सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, फीमेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता। तो जब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लामेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रोस्टाइटिस। क्या कहते हैं एक तरह का। राइट लंबर रीजन के तीन नाम है वो रिपीट। राइट लंबर रीजन के तीन राइट लंबर रीजन के तीन नाम है वो रिपीट कर दे। तुम अभी राइट लंबर रीजन पर ही हो। राइट लंबर रीजन के तीन नाम है, कौन से राइट लंबर? अच्छा, तीन नाम रिपीट करने, सही सही। राइट लंबर। शिरान मुझे तेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ये राइट लंबर रीजन की, ठीक है। यहाँ पर किडनी एक आ रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका क्या आता है? असेंडिंग कॉलन आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर किडनी की इन्फ्लामेशन होगी तो हम कहेंगे कि जनाब पाइलोनेफ्राइटिस हो गया। और अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो हम कहेंगे नेफ्रोलिथासिस हो गया, ठीक हो गया। और इसके साथ क्या हो सकती है? पेरिनेफ्रिक अब्सेस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन आता है। और यहाँ पर सेम वही बातें आ रही क्योंकि यार लेफ्ट में भी ये सेम बातें। ये वाला हो गया। उसके बाद ये जनाब जो राइट इलियक फोसा हमने देख लिया, उसके बाद लेफ्ट इलियक फोसा हमने देख लिया। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सा आपका एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आप लोगों को जो मेन बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका क्या होता है? एक तरह का गाल ब्लैडर होता है। तो जब आपके गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होगी तो हम क्या कहेंगे? इसको एक तरह का सिस्टाइटिस कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मेल के अंदर यहाँ पर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपका क्या था? प्रोस्टेट। जब प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन होगी तो हम क्या कहेंगे? एक तरह का प्रोस्टाइटिस होता है। यहाँ पर होता है आपका यूरिथ्रा। जब यूरिथ्रा की इन्फ्लामेशन होगी तो हम क्या कहेंगे? एक तरह का यूरिथ्राइटिस होता है। और फीमेल के अंदर आता है यहाँ पर क्या होती है? एक तरह की आपने कहना यूट्रस। और जब आपके यूट्रस की इन्फ्लामेशन होती है उसको भाई यूरिनरी ब्लैडर। सॉरी 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 सॉरी, वो गलती से ऐसे निकल गया, ठीक है। सॉरी, थैंक यू सो मच। ठीक है। और इसके साथ होती है आपकी एक तरह की एंडोमेट्रियोसिस। ये जनाब आप जो पेन देखते होते हो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को मेन जो समझ पता होना चाहिए वो क्या है? आप लोगों को मेन जिस चीज का पता होना चाहिए वो ये है कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो मेन चीजें आती हैं आप लोगों ने लिखना है कि आपका एक तरह का यूरिनरी ब्लैडर आता है। और जब यूरिनरी ब्लैडर आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का सिस्टाइटिस, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपका यहाँ पर जो आता है उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट आता है। मेल के अंदर प्रोस्टेट की जब इन्फ्लामेशन होगी हम उसको कहते हैं प्रोस्टाइटिस। उसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पर जो आता होता है यूरिथ्रा आता है। तो यूरिथ्रा जब आएगा तो उसको हम कहते हैं यूरिथ्राइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का यूरिथ्राइटिस कहते होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि यहाँ पर जो हिस्सा आता है वो क्या होता है? आपके एक तरह का एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी पेन हो सकती है, ठीक है। तो ये जनाब आपके सारे के सारे रीजन्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अब भी मैं एक तरह के किसी बच्चे का यहाँ तक किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो जो आपको कवर ना। अगर आप देखें कि ये देखें इस तरह, अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये जनाब इस तरह। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला हिस्सा एपिगैस्ट्रिक था, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन था। ये जनाब आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन था। और ये जनाब आपका क्या था? अम्बिलिकस रीजन था। ये आपका राइट लंबर रीजन था। ये आपका लेफ्ट लंबर रीजन था। ये आपका एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन था। ये राइट इलियक रीजन क्वाड्रेंट के लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। सबसे पहले जब हम इसको देखते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, इसको जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर जो चीजें आती हैं वो आती हैं जनाब लंग्स। लंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो निमोनिया आ जाता है जी, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। नंबर 2 यहाँ पर आता है हमारा लीवर। लीवर की जब हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस आ जाता है जी। इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं हिपैटिक सेलुलर कार्सिनोमा आ जाता है जी। उसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं हिपैटोमीगैली आ जाता है जी, हिपैटोमीगैली आ जाता है। उसके बाद नंबर 3 यहाँ पर गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोलिलिथासिस आता है जी। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो कोलिसिस्टाइटिस आ जाता है जी, ठीक हो गया। नंबर 4 बाइल डक्ट। बाइल डक्ट की जब हम बात करते हैं तो कोलिडिकोलिथासिस आता है, कोलिडिकोलिथासिस आता है। और उसके बाद क्या आता है? आपका एक तरह का कोलेंजाइटिस आता है। ये सारी डिटेल बाद में देखते रहिएगा खुद। उसके बाद आपका जो हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। क्या होता है आपका एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन? एपिगैस्ट्रिक रीजन की जब भी हम बात करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक नंबर 1 जो हम चीज देखते होते हैं वो होता है आपका एक तरह का स्टोमिक।
स्टोमिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हाँ जी जनाब गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है जी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का पेंक्रियाज आता है जिसकी वजह से आपका एक तरह का पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंफीरियर वाल एमआई हो सकता है जी। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जनाब आपका कौन सा हिस्सा, आपका एक तरह का लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर जब हम जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को मेन बातों को जिसका पता होना चाहिए कि जनाब स्प्लीन हो सकता है, मोस्ट कॉमन जो रप्चर होता है वो स्प्लीन होता है। उसके बाद जनाब लेफ्ट मतलब के लोअर लोब ऑफ लंग्स, ये क्या होता है आपके एक तरह का निमोनिया। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल अम्बिलिकस वाले रीजन पर। जब हम आएंगे एक तरह के अम्बिलिकस वाले रीजन पर तब आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आती हैं अम्बिलिकस। अम्बिलिकस रीजन में जब हम आते हैं तो आप लोगों को मेन पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपका एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। आप मेजेंटेरिक स्कीमिया हो सकता है, मेजेंटेरिक स्कीमिया हो सकता है, एमसीक्यूज बताए हुए हैं मैंने। उसके बाद जो हो सकता है आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या होता है, एक तरह का मतलब कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म हो सकता है, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि अम्बिलिकल रीजन में मोस्टली ये होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब जब हम जिस हिस्से की तरफ जाते हैं वो होता है आपका राइट लंबर, राइट लंबर वाला पार्ट। तो राइट लंबर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जब हम आते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए किडनी आता है। किडनी के अंदर जो चीजें आती हैं फॉर एग्जांपल पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया। किडनी के अंदर जब हम आते हैं तो नेफ्रोलिथियासिस हो गया, नेफ्रोलिथियासिस हो गया। किडनी के अंदर जब आते हैं पेरीनेफ्रिक अब्सेस हो गया, नेफ्रिक अब्सेस हो गया। किडनी के अंदर जब आते हैं रेनल सेल कार्सिनोमा भी लिख लीजिए। इसके साथ बच्चों के अंदर विलियम्स ट्यूमर भी लिख लीजिए। ठीक होगा। तो ये सारी चीजें। उसके बाद क्या होता है आपके एक तरह का असेंडिंग कोलन, ये आता है जी असेंडिंग कोलन। ठीक है। लेफ्ट की तरफ जब हम बात करते हैं, लेफ्ट लंबर की तरफ जब हम जाएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेफ्ट लंबर वाला पार्ट जो होता है उसकी तरफ जब हम आते हैं लेफ्ट लंबर की तरफ आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब सेम किडनी की तीनों चीजें। नंबर वन डिसेंडिंग कोलन, और कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब जब हम आए थे आपके कौन से वाले हिस्से पर, हम जब आए थे जनाब आपका एक तरह का मतलब कि राइट इलियक क्वाड्रेंट। राइट इलियक क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो देखते थे अपेंडिसाइटिस हो सकता है जी, अपेंडिसाइटिस हो सकता है जी। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब यहाँ पर आप लोगों का एक तरह का ओवेरियन अब्सेस हो सकता है, ओवेरियन अब्सेस हो सकता है। उसके बाद जनाब आप लोगों का एक तरह का साल्पिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद जनाब आपका एक तरह का ओवेरियन, एक मिनट जी, एक मिनट जी, ओवेरियन मास हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तरह का ओवेरियन मास हो सकता है, ओवेरियन मास हो सकता है। उसके बाद आपने कहना एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और प्लीज एक और चीज लिख लीजिएगा, माइकल डिवर्टिकुलम, ये भी आपकी लेफ्ट साइड पे होता है, माइकल डिवर्टिकुलम। ठीक है, ये बता दूंगा मैं डिटेल के अंदर ये सारी चीजें। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं आपकी लेफ्ट वाला हो गया। इसके बाद जो हम डिस्कस कर हमने किया था वो क्या होगा था आपका एक तरह का मतलब के आपका जो पार्ट था वो था जनाब आप लोगों का एक तरह का लेफ्ट इलियक राइट इलियक क्वाड्रेंट, सॉरी लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट। लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट और राइट इलियक क्वाड्रेंट में सेम चीजें थी, कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन इसमें अपेंडिसाइटिस नहीं थी। क्या था, एक तरह का अपेंडिसाइटिस नहीं थी। इसके अंदर लिख लें कि इसमें मोस्ट जो होता है एक तरह का मतलब कि डिवर्टिकुलाइटिस होता है। इसमें माइकल डिवर्टिकुलम राइट में होता है और लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट जो होता है उसमें डिवर्टिकुलाइटिस होता है एक तरह का डिवर्टिकुलाइटिस होता है। ये आपका क्लियर होगा जी। आगे हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट क्या था आपका, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। क्या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर क्या था जी, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक तरह का फॉर एग्जांपल हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो पार्ट होता है वो जनाब जो हम मेन डिस्कस करते होते हैं वो आ जाता है एक तरह का सिस्टाइटिस हो सकता है जब आपकी यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है।
प्रोस्टाइटिस हो सकता है, जब आपके प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन, यूरिथ्राइटिस हो सकता है जब आपकी यूरिथ्रा की इन्फ्लामेशन होती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ठीक हो गया। ये सारी चीजें हैं जो आज हमने डिस्कस की। इसके अंदर जो हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किया था, निमोनिया वाला हमने डिटेल के अंदर एक एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया, ठीक हो गया। हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा के बारे में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया, आपको पता लगा होगा बच्चों। उसके बाद अगर इस यहाँ तक है, यहाँ पर एक दो एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, यहाँ पर आपके दो एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। उसके बाद क्रशिंग पेन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक एमसीक्यूज आपका इधर से डिस्कस किया हम लोगों ने। उसके बाद जनाब अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक तरह का पैंक्रियाटाइटिस वाला जो पॉइंट है वो एक एमसीक्यूज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब एक तरह का स्प्लीन वाला एक एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया था, ठीक हो गया। और उसके बाद आगे जाता है कि एक तरह का मतलब कि आपका अम्बिलिकल रीजन पर मतलब कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म के अंदर से हमने तीन एमसीक्यूज डिस्कस किए। इस्कीमिक कोलाइटिस और मेसेंटेरिक इस्कीमिया से हमने दो एमसीक्यूज डिस्कस किए। उसके बाद आता है जनाब लंबर वाला रीजन, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों को मेन जो पता होना चाहिए राइट नंबर वो किडनी वाला है, ये भी समझे भी एक एमसीक्यूज यहाँ पर था मेन है जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किडनी वाला होता है, ठीक हो गया दोनों तरफ। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं जनाब आपका राइट इलियक क्वाड्रेंट अपेंडिसाइटिस का एक एमसीक्यूज, ओवेरियन एब्सेस का एक एमसीक्यूज, ओवेरियन असाल जो दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हमने तीन एमसीक्यूज एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर डिस्कस किया हमने। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर मेन जो है वो आपको जेनेरिक ब्लैडर वाला है। तो अब आप खुद देखें कि फॉर एग्जांपल एक माइकल डिवर्टिकुलम राइट साइड वाला है, ठीक है, माइकल डिवर्टिकुलम वाला जी, वो देख लें, बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो पार्ट, ठीक हो गया। तो अगर हम खुद देखते हैं कि आज आप लोगों के कितने एमसीक्यूज तकरीबन डिस्कस हुए, एक दो तीन दो पाँच छः सात, सात तीन 10, दो 12, 13, 14, 15, 16, 16 दो 18, दो 20, दो 22 और 23, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही हुए होंगे, कुछ चीजें रही नहीं होगी। और 23 से ज्यादा एमसीक्यूज आज हमारे डिस्कस हुए, तकरीबन 20 से लेके 25 तक, ठीक है।